सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, तो उन्होंने बोला था कि एटम्स और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये अनडिविजिबल यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। लेकिन उनकी ये थ्योरी फॉल्स प्रूव हुई, क्योंकि बाद में कई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उन्होंने ये प्रूव किया कि ये थ्योरी सही नहीं है। एटम्स भी फर्दर सब डिवाइड हो सकते हैं, और एटम्स सब डिवाइड होने के बाद बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स होते हैं अपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इसके अलावा भी काफी सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, मेजॉन्स एक्सेट्रा, बट आज हम यही तीनों पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, काफी सारे साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए स्टडी करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगाएं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एयर होगा या फिर नहीं होगा। उसी में सबसे पहला नाम आता है माइकल फैराडे का, जिन्होंने 1850 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसको हम बोलते हैं आज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या था? कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? हमारी सिंपल सी एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लेंथ अराउंड 50 सेंटीमीटर होती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब इनके अक्रॉस हम एक चार्ज सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसका बहुत हाई पोटेंशियल होता है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम वैक्यूम सोर्स से। मतलब इसके अंदर जो प्रेशर है वो लेस देन P एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो प्रेशर है कैथोड रे ट्यूब के अंदर वो लेस देन है P एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका अंदर का जो प्रेशर एग्जैक्टली जिस ऑर्डर का होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट ये होता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट्स। तो उन्होंने पाया जब इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अप्लाई करते हैं और जब उनके बीच का एरिया को लगभग वैकेंट कर देते हैं, ये एरिया पूरा वैकेंट नहीं था, क्योंकि अगर पूरा वैकेंट हो जाएगा तो कोई गैस ही नहीं रहेगी, तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा आयनाइज करने के लिए, इसलिए पूरा वैकेंट नहीं था, बहुत वैकेंट कर दिया जिससे कि इसका प्रेशर इतना कम हो जाए। तो उन्होंने देखा कि जब इस तरह से होता है, और ये क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला। उन्होंने देखा कि इस केस में नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ कुछ रेज एमिट होती हैं, और उनको ये कैसे पता लगा कि रेज एमिट होती हैं? क्योंकि ये जो एनोड के पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, मतलब कि एक स्क्रीन लगाई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करने से वो स्क्रीन ग्लो करती है। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, उन्होंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि स्क्रीन ग्लो कर रही है। स्क्रीन ग्लो कर रही है मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स स्क्रीन से टकराए हैं। तो बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि वो जो एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, उस प्रोसेस के बीच में रिलीज हुए, वही स्क्रीन को ग्लो करा रहे थे। ठीक है, अभी इतना उन्होंने स्टार्टिंग में जो डिस्कवर किया वो इतना ही था कि स्क्रीन यहाँ से कुछ रेज निकले, वो एनोड के थ्रू पास होके और पीछे फ्लोरोसेंट शीट पर स्ट्राइक करके और शीट को ग्लो करवाया। ठीक है, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन रेज के थे, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा ये रेज कैथोड से जनरेट हुए इसलिए इसको नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो उन रेज का था वो ये कि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पोजेस करने के लिए चाहिए हमको मास
और उसकी वेलोसिटी। इस एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो वेलोसिटी डिटरमाइन की गई रेस की वो थी 10⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए कितनी हाई वेलोसिटी से रेज एमिट हुए। तो ये थी वेलोसिटी उन रेस की जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जनरेट हुए। तो वेलोसिटी तो हमारे पास है। अब जरूरत है मास की। तो अगर कैथोड रे ट्यूब में जो रेस एमिट हुई कैथोड से, उनके पास कोई पार्टिकल होगा तभी रेज में मास होगा। अगर कोई पार्टिकल ही नहीं होगा, सिंपली एनर्जी कंसिस्टिंग रेज होंगी, तो कोई मास होगा ही नहीं। लेकिन ये जो रेस ने स्ट्राइक किया किसी मेटल को, अपने बीच में जो मेटल आ रहा था इन रेस के, बाद में एक मेटल प्लेस किया गया इन रेस के बीच में, और उन रेस ने इस मेटल को स्ट्राइक किया तो प्रोड्यूस की हीट। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जीज जो रेस के पास थी वो कन्वर्ट हो गई हमारी हीट एनर्जी में। एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे हमको पता लगा कि रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा एक और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था हमारा पिन व्हील एक्सपेरिमेंट। तो रेस के पाथ के बीच में एक सुई लगा दी, सुई को एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया। तो उसके बाद अगर ये वाली रेज ने उस सुई को स्ट्राइक किया, नीडल बोल देते हैं या फिर पिन, देन पिन घूमने लग गई गोल गोल। इस तरह का मूवमेंट पिन ने शो किया। इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल नीडल को स्ट्राइक किया जिसके कारण उसने अपना सर्कुलर मोशन चालू कर दिया। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि रेस के पास कोई पार्टिकल था और पार्टिकल का भी मास था। ठीक है। दूसरा, इन रेस को इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टडी किया जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में जब इन रेस को स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि इन रेस का जो नेचर है वो सिमिलर है जैसे कोई भी पॉजिटिव, जैसे कोई भी नेगेटिव पार्टिकल बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? कोई भी नेगेटिव पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फिर इन रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्टडी की गई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसमें ये देखा कि ये रेस डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। अब ये देखिए, ये कैथोड रे ट्यूब है, थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये हमारा कैथोड से एनोड की तरफ रेज प्रोड्यूस हुए। जब ये रेज स्ट्रेट गए, खाली इलेक्ट्रिकल फील्ड जब प्रेजेंट था, तो ये रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होके फ्लोरोसेंट स्क्रीन को, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहां पर स्ट्राइक किए। और जब खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था तो ये रेज यहां पे स्ट्राइक किए। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बैलेंस किया कि ये रेज एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि उनका मूवमेंट था बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके यहाँ पे एक पॉइंट बी पे स्ट्राइक करे। तो इससे उन्होंने उन रेज का चार्ज टू मास रेशियो निकाला। मतलब ये चार्ज हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो कि उन्होंने नाम दिया, जो उसने इस डिस्कवरी में जो नेगेटिव एलिमेंट मिला था उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और उसका चार्ज अपॉन उसका मास, इसका रेशियो जब उन्होंने निकाला तो वो आया 1.7588 into 10⁻11 कूलम्स पर केजी। इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और मास इसमें लिया हमने इलेक्ट्रॉन का केजी में, तो ये आया E/me रेशियो। ठीक है। तीसरा जो इस रे का कैरेक्टरिस्टिक था
अभी ये हमने कोई भी मेटल एक्स के हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, अगर ये मेटल चेंज कर देते हैं, मान लीजिए वाई जेड कोई भी मेटल आपने ले लिया और अंदर गैस है हाइड्रोजन, अगर गैस को भी चेंज करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, कोई भी गैस ले लीजिए, तो इससे कैथोड रेस चेंज नहीं होते। कैथोड रेस का जो बिहेवियर है वो सेम ही रहता है, उनका E/me रेशियो भी एकदम सेम आता है। ये एक और बिहेवियर शो किया हमारे कैथोड रेज ने। कैथोड रेज का एक और नेचर ये भी है कि जब वो किसी हैवी मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक्स रेज। हमने देखा कि कैथोड रेज में हैवी मेटल के थ्रू पास होने पे वो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, वो नेचर उनका सेम रहता है भले ही इलेक्ट्रोड का मेटल कोई भी हो और गैस इस कैथोड रे ट्यूब में कोई भी प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको बताया। कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी आपको बताया। एक पेन को कैसे ऑसिलेट करवाते हैं अपने पेंडुलम के ऊपर, इससे पता लग गया। ठीक है, अभी E/me रेशियो दिया हमको 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। E/me रेशियो आ गया, लेकिन अभी इसमें E और me इंडिविजुअली दोनों अननोन है, तो वो कैसे आया? मिलिकन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी की ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर एक ऑटोमाइजर जैसे हमारा छोटा सा स्प्रे होता है, उसके थ्रू ऑयल ड्रॉप्स इस चैम्बर के अंदर स्प्रे किए। इस चैम्बर में यहां लगा था टेलीस्कोप, ये था एक्सरे सोर्स, ये हो गया हमारा टेलीस्कोप। यहां दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, ये इलेक्ट्रोड में थोड़े से होल्स थे, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड एकदम प्लेन है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको कनेक्ट किया एक पावर सोर्स के अक्रॉस। ठीक है, अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स थे बहुत ही फाइन मिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे फॉल होने लगे, तो उनके फॉल होने की स्पीड से मिलिकन ने इनका मास निकाला। ग्रेविटी का फोर्स और बाकी सब फोर्सेस बैलेंस करके इन ऑयल ड्रॉप्स के फॉल होने की स्पीड से उन्होंने इसका मास निकाला। अब वो जैसे ही ऑयल ड्रॉप्स इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे तो इस एक्सरे सोर्स के कारण ऑयल ड्रॉप्स आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप्स में से निकल के अलग चले जाएंगे और ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा, ये वाला प्लेट नेगेटिव और ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ऐसे रखते हैं, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑयल ड्रॉप्स नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे ये डिपेंड करता है मास ऑफ ऑयल ड्रॉप्स पे, इंटेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द ऑयल ड्रॉप्स, और तीसरा वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स पे। तो जो उन्होंने कैलकुलेट किया, चार्ज ऑन ईच ऑयल ड्रॉप एक मल्टीपल था एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज का। मान लीजिए एक हमने इंडिविजुअल यूनिट ऑफ चार्ज को मान लिया E, तो सभी ऑयल ड्रॉप्स पे जो चार्ज था वो NE था, मतलब N हो सकता है हमारा 1 2 3 4 इसी फॉर्म में था, कोई रैंडम कोई भी चार्ज किसी भी ऑयल ड्रॉप पे नहीं था, इसी फॉर्म में था, NE की फॉर्म में। उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैलकुलेट करके फाइनली बताया वो था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया उन्होंने, और कूलम आपको बताया कि यूनिट है मेजरमेंट की इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए। तो इस तरह से E/me रेशियो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, E इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलिकन ने कैलकुलेट किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। इससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली।
वो आप निकालिएगा। जो फाइनल वैल्यू आती है मैं लिख देता हूँ 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये सब था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, तो उनको लगा कि एटम तो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक एटम में, तो प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन उन्होंने नाम बाद में दिया, लेकिन उनको ये लगा कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट होना चाहिए एटम में। तो उन्होंने उसकी फिर खोज चालू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब जो हमने अभी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसमें जो कैथोड था उसको परफोरेट करके उसमें थोड़े से होल्स बना दिए, और वही सिमिलर हाई वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस बोथ द इलेक्ट्रोड्स, और इस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया किसी वैक्यूम सोर्स से। तो इसमें प्रेशर था बहुत कम, और इसमें एक कोई पर्टिकुलर गैस फिल किया। अभी इस केस में हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस फिल किया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारा कैथोड, ये एनोड। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जाते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे फ्लोरोसेंस एक जिंक सल्फाइड की शीट पे। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने देखा कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज जाते हैं सेम एक्सपेरिमेंट में, और वो ये हमने इसमें होल्स बना दी कैथोड में। वो कोई भी यहाँ पे पिन अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए कि पिन प्रेजेंट है किसी पेंडुलम पे, उसको वो ऑसिलेट कराते हैं। तो इसका मतलब कोई रे यहां से भी जनरेट हो रही है जिसके पास पार्टिकल है, और वो यहाँ पे पिन को, पार्टिकल है मतलब जिस रेज में पार्टिकल का मास है, और वो यहाँ पिन को ऑसिलेट कराती है। ठीक है। अब इन रेज की जब स्टडी की गई उनके द्वारा, तो उन्होंने देखा कि इन रेज का जो नेचर है, ये नेचर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो एग्जैक्टली अपोजिट है कैथोड रेज के। मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं उसको, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास जाते हैं। इसका मतलब कि इनका जो नेचर है, इनमें जो पार्टिकल्स है उनका नेचर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उन्होंने E/m रेशियो भी निकाला इन रेस का, पर उन्होंने देखा कि हर एक अलग अलग गैस के केस में, माने अभी हमने हाइड्रोजन माना था कैथोड रे ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हर एक अलग अलग गैस के केस में E/m रेशियो डिफरेंट आता है। अच्छा, और जो E/m रेशियो आता है इसके केस में, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स के केस में आता है। इसका मतलब E/m मच लेस देन इलेक्ट्रॉन्स। E/m मच लेस देन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, या तो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत कम है इन पार्टिकल्स पे, या फिर इनका मास बहुत ज्यादा है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज तो कम हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो मास बहुत ज्यादा था इन पार्टिकल्स का, फाइनली ये देखा उन्होंने। E/m रेशियो जो इसका आया वो था 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर केजी यूनिट बताया था आपको, और इलेक्ट्रिकल चार्ज हमको पता है। अब हमने मान लिया कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है और चार्ज सेम है एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बस उसका साइन जो है वो पॉजिटिव का है, और इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज नेगेटिव का था। तो इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन का चार्ज आ गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो फाइनली आया वो था
672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। और हमने देखा था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है। होते दोनों ही बहुत हल्के हैं इंडिविजुअली, लेकिन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 10⁻⁴ kg, मतलब 10,000 गुना ज्यादा भारी होता है। इसीलिए एक एटम का जो वेट होता है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्वारा ही। इलेक्ट्रॉन्स का रोल उसमें बहुत ही कम रहता है। हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन के वेट के कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने ये बताया कि आपको इनका जो E/m रेशियो था अलग अलग गैस के केस में अलग अलग आ रहा था। तो इसका मतलब ये कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब पॉजिटिवली चार्ज हुए तो मास तो उन्हीं का लिया जाएगा। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स का मास हर एक केस में डिफरेंट होगा। E/m में m जो था, जो इस एक्सपेरिमेंट में देखा, वो था गैस के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज जो है उनका मास। अब हाइड्रोजन मान लीजिए H2 पॉजिटिव है तो इसका मास तो खाली 2 एटॉमिक मास यूनिट्स आएगा। O2 पॉजिटिव है, इसका मास कितना आएगा, 32 AMU। तो ऐसे हर एक के केस में डिफरेंट होगा। अब ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें देखा एक एटम पे था वो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल यूनिट का मल्टीपल था। कैसे? जैसे हाइड्रोजन पे खाली 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाएगा E। अब ऑक्सीजन पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाएगा 2E। मान लीजिए कोई और गैस है जो 3 पॉजिटिव यूनिट्स का उसके ऊपर चार्ज है तो उसका चार्ज हो जाएगा 3E। ठीक है, तो ये था। अच्छा, ये रेज ये भी गैसेस को आयोनाइज कर देती हैं, आयोनाइज, और ये भी पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी तो नहीं, लेकिन काफी मेटल्स के थ्रू ये भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज यूनिट प्रोटॉन्स के बारे में, लेकिन अभी भी जो एटम का मास था वो बैलेंस नहीं हुआ था। इसका मतलब कोई और फंडामेंटल यूनिट, कोई और फंडामेंटल पार्टिकल लेफ्ट आउट हो गया जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो अब जो डिस्कवरी हुई वो हुई न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, लेकिन इनका मास जो होता है वो लगभग सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही मिलके एक एटम का मास बनाते हैं पूरा। इलेक्ट्रॉन्स का उसमें कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन्स की? एक अल्फा रे सोर्स को बेरिलियम मेटल के ऊपर जब एक्सप्लोड कराया गया अल्फा रेस को, तो फिर कुछ पार्टिकल्स निकले, उनको नाम दिया साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स। इसकी डिस्कवरी के बारे में हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना जरूरी नहीं है, इसलिए आप अभी इतना ध्यान रखिए। अल्फा रेस को बेरिलियम की शीट के ऊपर उन्होंने एक्सप्लोड कराया तो निकल के आए हमारे न्यूट्रॉन्स। अल्फा रेस क्या होती है? अल्फा रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, मतलब एक रे जिसके ऊपर 4 एटॉमिक मास यूनिट का मास है और इलेक्ट्रिकल चार्ज है 2 पॉजिटिव यूनिट्स का। जब इन अल्फा रेस को बेरिलियम के ऊपर एक्सप्लोड कराया तो निकल के आए हमारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वो कैसे होता है। कोई भी एटम ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम मान लीजिए आप, तो हाइड्रोजन एटम का एक सिंगल यूनिट अगर आप लेंगे तो उसको लिखेंगे H, जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर और जिसका नाम है H। अब H में इसका कुछ एटॉमिक मास होगा, उसको हम मान लेते हैं X, और Y मान लेते हैं हम इसका एटॉमिक नंबर,
इस तरह से किसी भी एटम को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप बाद में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज किए होते हैं, उसमें इसी तरह से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें ऊपर लिखा होगा उनका एटॉमिक मास और नीचे लिखा होगा उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब ये जो एटॉमिक मास होता है, अभी हमने बात की थी कि एक एटम का एटॉमिक मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इन दोनों का सम होगा हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो हम इससे हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गया। तो अगर एटॉमिक मास में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दें, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता लग जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम इसके। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, एटॉमिक नंबर हो गया 8, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। हीलियम ले लीजिए, हीलियम का एटॉमिक मास हो गया 4, एटॉमिक नंबर हो गया 2, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बोलता हूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाइए, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। अब इसमें मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के बारे में। तो इनिशियल पार्टिकल्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर y बट आर हैविंग डिफरेंट मास नंबर x। अभी लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी आइसोटोप्स की। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स हो गए हमारे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं, हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, लेकिन ये तो उस हाइड्रोजन एटम का होता है जो मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल है अर्थ पे। इसका परसेंटेज जो है 99.985% अमंग ऑल द हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल ऑन अर्थ। और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। इसको बोल देते हैं हम इसका एटॉमिक मास है 1, एटॉमिक नंबर भी है 1, तो ये हो गया हमारा प्रोटियम। एक और हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक मास है 2, एटॉमिक नंबर है 1, इसको बोल देते हैं हम ड्यूट्रियम। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं दोनों। एक और हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक मास है 3, एटॉमिक नंबर है 1, ये हो गया हमारा ट्राइटियम। इसका परसेंटेज जो अवेलेबल है अर्थ पे वो है 0.015% ऑफ टोटल हाइड्रोजन अवेलेबल ऑन अर्थ। और ट्राइटियम बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में अवेलेबल रहता है अर्थ पे, मतलब न के बराबर। तो आपने देखा एक ही एटम है हाइड्रोजन का, लेकिन उसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। एक का एटॉमिक मास है 1, एक का एटॉमिक मास है 2, एक का एटॉमिक मास है 3। और इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ओके, अब इसी तरह से एक और एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिकल एटम्स, उनको हम बोलेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स की क्या खासियत रहती है? इसमें एटॉमिक मास सेम रहेगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक मास इसमें एटम्स का सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं आइसोबार्स का। तो हम बात कर रहे थे आइसोबार्स एलिमेंट के बारे में। आइसोबार्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास सेम रहता है इसका मतलब, और एटॉमिक नंबर डिफर करता है। उसका क्या कारण हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसको और समझेंगे। आयरन लीजिए, आयरन और निकल को। तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26, और जिस आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास है 58, और निकल का एटॉमिक नंबर है 20। उल्टा रिप्रेजेंटेशन कर दिया, सॉरी। आपको पता है आयरन का एटॉमिक मास होता है 58, एटॉमिक नंबर होता है 26। निकल का एटॉमिक मास होता है 58, एटॉमिक नंबर होता है 28। अब इसमें आप देखिए ये दोनों डिफर करते हैं, मतलब इन दोनों के एटॉमिक नंबर्स डिफर करते हैं लेकिन एटॉमिक मास इन दोनों के सेम है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है, या केमिकल प्रॉपर्टीज किस कारण होती हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो डिफर करेंगी। तो इसका मतलब आइसोबार आर हैविंग डिफरेंट, इसको लिख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मोस्टली गवर्न करता है इनका मास। तो मास अगर सेम है इन दोनों का तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी सेम। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही आइसोबारिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसा था जिसमें आपको दिखाया है कि दो आइसोबारिक एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। ये आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास डिफर करता है। अब एटॉमिक नंबर सेम रहता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन्स गवर्न करता है, आपको पता है किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी इन केस ऑफ आइसोटोप्स। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी इन केस ऑफ आइसोटोप्स। तो अब इस लेक्चर में हमने टोटल जो बात की उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और आइसोबारिक और आइसोटोपिक एलिमेंट्स के बारे में। कुछ और सब ये सिमिलर रिजेंबलिंग एलिमेंट्स भी होते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप्स की तरह से, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल सेम रहते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट थे और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, इसलिए हमने इस लेक्चर में इसको डिस्कस किया। तो रिवीजन के तौर पे जो हमने इस लेक्चर में टोटल डिस्कस किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज निकले, बाद में रिसर्च में पता लगा कि वो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट को कंटेन करते हैं, उनका बिहेवियर देखा गया मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में। चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाला वो आप देख लीजिए। उसके बाद मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीबीएसई एग्जाम्स के हिसाब से। जेई में इसका कुछ ज्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुआ, कैसे साइंटिस्ट को लगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो जरूरी है कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जब मास बैलेंस नहीं हुआ एटम का, तो साइंटिस्ट ने देखा कि एक न्यूट्रॉन नाम का भी पार्टिकल प्रेजेंट रहता है जो कंस्टिट्यूट करता है उसका मास एटम का। हमने ये भी देखा कि जो एनोड रेज होती हैं, कैनाल रेज होती हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के जो रेज होते हैं उनका नेचर
हर एक अलग अलग गैस के केस में डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज का जो नेचर है वो किसी भी गैस और किसी भी इलेक्ट्रोड के केस में सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो गैस होती है मतलब एनोड रेज, उनका नेचर अलग अलग गैसेस के केस में अलग अलग होता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर इंटरवल्स पे लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री की एजुकेशन बहुत इजी हो जाए। थैंक यू।